हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकास शर्मा। मैं अपने चैनल स्ट्रॉन्ग पाठशाला में आप लोगों का वेलकम करता हूँ। अगर मेरे इस चैनल पे आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना ना भूलना। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सभी स्रोतों को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। 1. साहित्यिक। 2. पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत के बारे में आगे जानते हैं। साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक धार्मिक साहित्य, एक धर्मेतर साहित्य। इसके अलावा हम विदेशी लेखक एवं उनके साहित्य के बारे में बात करेंगे। अभी तक जो भी आप लोगों को बताया है मैंने आशा करता हूँ सब समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं और एक्सप्लेन करता हूँ। साहित्यिक स्रोत के धार्मिक साहित्य के बारे में आगे जानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है और उसको एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज थोड़ा ध्यान से देखा और समझना। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाके पीडीएफ डाउनलोड कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते वेद में क्या होता है। इसका अर्थ होता है महत् ज्ञान अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी के स्रोत वेद ही हैं। इनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। देखते वेदांग में क्या होता है। इनसे वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझा जा सकता है। इनकी संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। देखते ब्राह्मण ग्रंथ में क्या होता है। वेदों की गद्य रूप में की गई सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। देखते आरण्यक में क्या होता है। इसकी रचना जंगलों में की गई। इसे ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है जिसमें ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता है। देखते उपनिषद में क्या होता है। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो प्लीज ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट, इनकी कुल संख्या 108 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सेकंड पॉइंट, इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। थर्ड पॉइंट, श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्योपनिषद में हुआ है। फोर्थ पॉइंट, उपनिषदों से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। महाकाव्य के बारे में जानते हैं। रामायण एवं महाभारत भारत के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इनका रचनाकाल 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। चलिए थोड़ा रामायण एवं महाभारत के बारे में जानते हैं। रामायण, इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। संस्कृत भाषा में लिखे इस महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक हैं। इससे तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। महाभारत आरंभ में इसका नाम जय संहिता था। इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। इसमें श्लोकों की मूल संख्या 8,800 थी, लेकिन वर्तमान में कुल संख्या 1,00,000 है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। श्रीमद्भागवत गीता भीष्म पर्व से संबंधित है। महाभारत का युद्ध 950 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था, जो 18 दिनों तक चला। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसे 5वें वेद के रूप में मान्यता मिली है। पुराण के बारे में जानते हैं। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा पुराणों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनमें मुख्य रूप से प्राचीन शासकों की वंशावली का विवरण है। सेकंड पॉइंट, पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण है। यह सातवाहन वंश से संबंधित है। थर्ड पॉइंट, विष्णु पुराण से मौर्य वंश तथा वायु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य के बारे में जानते हैं। यह मूल रूप से 4 भागों में विभाजित है। जातक, त्रिपिटक, पाली एवं संस्कृत। इन भागों को एक्सप्लेन करते। जातक, यह बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। यह 550 कथाओं का एक संग्रह है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां वर्णित हैं। अजंता की चित्रकारी जातक की कहानियां दर्शाती है। त्रिपिटक, त्रिपिटकों की भाषा प्राकृत है। ये 3 है, सुत्तापिटक, विनयपिटक एवं अभिधम पिटक। पाली ग्रंथ प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है। मिलिंद पेन्हो इस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। दीपवंश श्रीलंका सिंगल द्वीप के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला यह पहला बौद्ध ग्रंथ है। महावंश, इसमें मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची है। चूल वंश, इससे कैंडी चोल साम्राज्य के विघटन की जानकारी मिलती है। संस्कृत ग्रंथ के बारे में जानते हैं। ललित विस्तार संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का यह पहला ग्रंथ है।
दिव्यावदान, इसमें शुंग वंश एवं मौर्य शासकों के विषय में वर्णन है। जैन साहित्य के बारे में जानते हैं। ये प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में है, इन्हें आगम कहा जाता है। आचराग सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के विधि निषेध एवं आचार विचारों का वर्णन है। भगवती सूत्र, इसमें महावीर स्वामी के जीवन तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण है। इसी में 16 महाजनपदों का भी विवरण है। धार्मिक साहित्य का लास्ट पॉइंट था। क्या आप लोगों को समझ आया? प्लीज कमेंट करके बताना। अब हम धर्मेत्तर साहित्य की तरफ चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। धर्मेत्तर साहित्य, इसके अंतर्गत 14 पॉइंट्स है। वो कौन कौन से हैं पहले ये देखते हैं, फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे। 1. संगम साहित्य। 2. मनुस्मृति। 3. नारद स्मृति। 4. अर्थशास्त्र। 5. मुद्रा राक्षस। 6. मालविकानिमित्रम। 7. हर्षचरित। 8. स्वप्नवस्वदत्त। 9. राजतरंगिणी। 10. मृच्छकटिकम। 11. विक्रमांकदेवचरित। 12. कीर्ति कौमुदी। 13. अफ्तिसुंदरी कथा। 14. अष्टाध्याय। अब इन सब को एक्सप्लेन करता हूँ। संगम साहित्य, इसमें चोल, चेर तथा पांड्य राज्यों के उदय का वर्णन है। इसमें कविताओं की कुल 30,000 पंक्तियां हैं। ये कविताएं दो मुख्य समूहों, एक पटिनेडिकल क्रनिकू तथा 2 पतुपातुप में विभाजित हैं। पहला समूह बाद वाले समूह से पुराना है। मनुस्मृति, यह सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। इससे तत्कालीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। इसमें विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख है: ब्राह्मण, देव, आर्य, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच। नोट: अनुलोम विवाह उच्च वर्ग के पुरुष का निम्न वर्ग की स्त्री के साथ शादी करना अनुलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह उच्च वर्ग की कन्या का निम्न वर्ग के पुरुष के साथ शादी करना प्रतिलोम विवाह कहलाता है। नारद स्मृति, इससे गुप्तवंश के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र, आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य द्वारा संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथ को भारतीय राजनीति का पहला भारतीय ग्रंथ माना जाता है। लगभग 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियां वर्णित हैं। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त द्वारा रचित इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके गुरु चाणक्य द्वारा नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन है। मालविकाग्निमित्रम, कालिदास द्वारा रचित इस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग एवं उसके पुत्र अग्निमित्र के समय की राजनीतिक स्थिति तथा शुंग एवं यवन संघर्ष का वर्णन है। हर्षचरित, सम्राट हर्ष के राजकवि बाणभट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ से हर्ष के जीवन एवं तत्कालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। स्वप्नवासुदत्तम, महाकवि भास द्वारा रचित इस ग्रंथ में वत्सराज उदयन एवं चंद्रप्रद्योत के संबंधों का उल्लेख है। राजतरंगिणी, कल्हण द्वारा रचित इस पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। इसे भारतीय इतिहास का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। मृच्छकटिकम, शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक से गुप्तकालीन इतिहास फ्रेंड्स, होपफुली आप लोगों को अभी तक के सभी पॉइंट्स समझ आ गया होगा। कमेंट करके बताओ प्लीज। अब हम बात करते हैं ग्रंथ, उसके रचनाकार और किस काल में ग्रंथ की रचना हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को समझाने के लिए ग्रंथ, रचनाकार और काल को 3 पार्ट्स में बांट दिया, जैसा आप वीडियो के स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार पाणिनि है। इसका रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल में हुआ था। रामायण ग्रंथ के रचनाकार वाल्मीकि है। इसका रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व काल में हुआ था। महाभारत ग्रंथ के रचनाकार वेद व्यास है। इसका रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व काल में हुआ था। अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचनाकार चाणक्य है। इसका रचना 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व काल में हुआ था। इंडिका ग्रंथ के रचनाकार मेगास्थनीज है। इसका रचना चंद्रगुप्त मौर्य काल में हुआ था। पंचतंत्र ग्रंथ के रचनाकार विष्णु शर्मा है। इसका रचना 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व काल में हुआ था। महाभाष्य ग्रंथ के रचनाकार पतंजलि है। इसका रचना 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व काल में हुआ था।
सत्सहसारिका सूत्र ग्रंथ के रचनाकार नागार्जुन है, इसका रचना कनिष्क काल में हुआ था। बुद्ध चरित्र ग्रंथ के रचनाकार अश्वघोष है, इसका रचना कनिष्क काल में हुआ था। सौंदरानंद ग्रंथ के रचनाकार अश्वघोष है, इसका रचना कनिष्क काल में हुआ था। स्वप्नवासवदत्ता ग्रंथ के रचनाकार भास है, इसका रचना गुप्त काल 300 ईस्वी में हुआ था। कामसूत्र ग्रंथ के रचनाकार वात्स्ययन है, इसका रचना गुप्त काल 300 ईस्वी में हुआ था। कुमार संभव ग्रंथ के रचनाकार कालिदास है, इसका रचना गुप्त काल में हुआ था। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के रचनाकार कालिदास है, इसका रचना गुप्त काल में हुआ था। विक्रमोर्वशीयम ग्रंथ के रचनाकार कालिदास है, इसका रचना गुप्त काल में हुआ था। ग्रंथ के रचनाकार कालिदास है, इसका रचना गुप्त काल में हुआ था। ग्रंथ के रचनाकार कालिदास है, इसका रचना गुप्त काल में हुआ था। ग्रंथ के रचनाकार कालिदास है, इसका रचना गुप्त काल में हुआ था। नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रचनाकार भर्तमुनि है, इसका रचना गुप्त काल में हुआ था। महाविभाषा शास्त्र ग्रंथ के रचनाकार वसुमित्र है, इसका रचना कनिष्क काल में हुआ था। देवी चंद्रगुप्तम ग्रंथ के रचनाकार विशाख दत्त है, इसका रचना गुप्त काल में हुआ था। ग्रंथ के रचनाकार शूद्रक है, इसका रचना गुप्त काल में हुआ था। सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के रचनाकार आर्यभट्ट है, इसका रचना गुप्त काल में हुआ था। वत्स संहिता ग्रंथ के रचनाकार बारहमिहिर है, इसका रचना गुप्त काल में हुआ था। कथासरित सागर ग्रंथ के रचनाकार सोमदेव है, इसका रचना गुप्त काल में हुआ था। धार्मिक साहित्य का लास्ट पॉइंट था। क्या आप लोगों को समझ आया? प्लीज कमेंट करके बताना। अब हम धर्मेतर साहित्य की तरफ चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। धार्मिक साहित्य का लास्ट पॉइंट था। क्या आप लोगों को चलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक के हर एक पॉइंट्स को साथ के साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विदेशी लेखक एवं उनके साहित्य। हेरोडोट्स, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत तथा ईरान फारस के बीच आपसी संबंधों का वर्णन है। मेगास्थनीज, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन नगर प्रशासन तथा कृषि का वर्णन है। डायमेकस, यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। प्लिनी, इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का वर्णन है। फायान 399-415 ई. प्रथम चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। अपनी पुस्तक में इसने तत्कालीन भारतीय राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों का वर्णन किया है। ह्वेनसांग 629-644 ई. इसे यात्रियों के सम्राट या यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत की से तत्कालीन भारत के संबंध में जानकारी मिलती है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन का कार्य किया। इत्सिंग, यह भी एक चीनी यात्री था। इसने 670 ई. के आसपास भारत के बिहार प्रदेश का भ्रमण किया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। अब देखते हैं कौन रचनाकार कहाँ से है, उनका नाम और उन्होंने कौन कौन सी रचना की है। रचनाकार मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की और ये यूनान देश से बिलोंग करते हैं। रचनाकार टॉलमी ने ज्योग्राफी की रचना की और ये यूनान देश से बिलोंग करते हैं। रचनाकार प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका की रचना की और ये यूनान देश से बिलोंग करते हैं। रचनाकार अज्ञात ने पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना की और ये यूनान मिस्र देश से बिलोंग करते हैं। रचनाकार फायान ने ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज की रचना की और ये चीन देश से बिलोंग करते हैं। रचनाकार हनेनसांग ने एसे ऑन बेस्ट इन वर्ल्ड की रचना की और ये चीन देश से बिलोंग करते हैं। रचनाकार इत्सिंग ने रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड मलाया की रचना की और ये चीन देश से बिलोंग करते हैं। रचनाकार अम्वली ने लाइट ऑफ हनेनसांग की रचना की और ये चीन देश से बिलोंग करते हैं। रचनाकार अलबरूनी ने तहकीक-ए-हिंद की रचना की और ये अरब देश से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत का फर्स्ट टॉपिक साहित्यिक स्रोत खत्म हो गया है। पुरातात्विक स्रोत का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिना किसी देरी के पुरातात्विक स्रोत में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पुरातात्विक स्रोत में हम इन मुद्राएं अथवा सिक्के, अभिलेख और स्मारक 3 तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत खुदाई के दौरान प्राप्त वे पुरानी वस्तुएं जिनसे इतिहास की रचना में सहायता मिलती है, पुरातात्विक स्रोत कहलाती है। इनमें अभिलेख, मुद्रा, स्मारक आदि प्रमुख हैं। जॉन कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। मुद्राएं अथवा सिक्के प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। उन पर अंकित तिथियों से कालक्रम को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। प्राचीन सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। भारत में प्राचीनतम सिक्का 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, जिसे आहत सिक्का पंचमार्क कहा जाता है। यह मुख्यतया चांदी धातु से निर्मित है। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यवन शासक द्वारा जारी किया गया। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा तथा शुद्धतम सोने के सिक्के कुषाण शासक कनिष्क द्वारा जारी किए गए। सातवाहन शासकों ने सीसा तथा पोटीन के सिक्के जारी किए। इन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के तथा सबसे कम सिक्के गुप्तोत्तर काल के मिले हैं। अब अभिलेख को स्टार्ट करते हैं। अभिलेख प्रायः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, मूर्तियों, मंदिरों की दीवारों इत्यादि पर खुदे मिलते हैं। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहलाता है। भारत का सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा काल का माना जाता है, जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। प्राचीनतम पठनीय अभिलेख सम्राट अशोक का है, जिसे पढ़ने में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी। सर्वाधिक अभिलेख मैसूर में पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। चलिए कुछ प्रमुख अभिलेख पे रोशनी डालते हैं। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, यह शक शासक रुद्रदमन प्रथम का अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा का सबसे लंबा एवं प्रथम अभिलेख है। एन अभिलेख, इसे गुप्त शासक भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा की चर्चा मिलती है। ऐहोल अभिलेख, यह बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसे उसके मंत्री रविकीर्ति द्वारा तैयार किया गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसे कलिंग शासक खारवेल द्वारा जारी किया गया था। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम ईस्वीवार घटनाओं का विवरण मिलता है। इलाहाबाद अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति, मूल रूप से यह अभिलेख सम्राट अशोक का है। बाद में इस पर हरिशेन द्वारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को खुदवाया गया। आगे चलकर मुगल शासक जहांगीर ने भी इस पर अपना संदेश खुदवाया। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख, ये दोनों ही अभिलेख सम्राट अशोक के हैं, जिनमें क्रमशः अशोक प्रियदर्शी तथा अशोक नाम का उल्लेख है। भाबो एवं रुमिनदेई अभिलेख, ये दोनों ही अभिलेख अशोक के हैं, जिनसे अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है। रूपनाथ अभिलेख, इस अभिलेख से अशोक के शैव धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है। परसिपोलिस व नक्श-ए-रुस्तम, इस अभिलेख में भारत तथा ईरान के संबंधों का वर्णन है। बोगजकोई एशिया माइनर 1400 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य नामक 4 देवताओं का उल्लेख है। अभिलेख और उनके शासक के बारे में एक नजर डालते हैं। महास्थान अभिलेख और उनके शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। गिरनार अभिलेख और उनके शासक है रुद्रदामन। प्रयाग अभिलेख और उनके शासक है समुद्रगुप्त। उदयगिरी अभिलेख और उनके शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। भित्री स्तंभलेख अभिलेख और उनके शासक है स्कंदगुप्त। एरन अभिलेख और उनके शासक है भानुगुप्त। ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख और उनके शासक है राजा भोज। हाथी गुम्फा अभिलेख और उनके शासक है खारवेल। नासिक अभिलेख और उनके शासक है गौतमी बलश्री। देवपाड़ा अभिलेख और उनके शासक है विजय सेन। ऐहोल अभिलेख और उनके शासक है पुलकेशिन द्वितीय। अभिलेख टॉपिक यहाँ एंड हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्मारक की ओर चलते हैं। स्मारक तक्षशिला, यहाँ से प्राप्त अवशेषों से कुषाण वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। अंकोर वाट कंबोडिया तथा बोरोबुदुर मंदिर जावा, यहाँ से प्राप्त अनेक प्रतिमाओं से पता चलता है कि इन देशों से भारत के व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध थे। दोस्तों, ये ओवरऑल प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत का टॉपिक खत्म हो गया है। ये वीडियो में दी गई जानकारी कैसा लगा, प्लीज कमेंट या लाइक करके बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।